Yes, good evening all of you. Check the audio and video please. ग्रुप में मैसेज डालो जल्दी से. You have the phone. चेक करो फटाफट. चेक करो स्क्रीनिंग आ रही है नहीं आ रही है. आ रही है स्क्रीनिंग. ऑल राइट. तो आज मैं बच्चे सिलेबस से कंटिन्यू कर रहा हूँ. प्रीवियस आज हम लोग बच्चे नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में नया टॉपिक है, इसको मैं कवर करने जा रहा हूँ. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था मैंने आपको? स्नेल्स लॉ. ठीक है, और उसमें आई डोंट थिंक किसी को इशू होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा वो लॉ क्लियर नहीं होगा आगे के जितने भी टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ वो सारे टॉपिक में आपको ब्लर इमेज दिखाई देगी. ठीक है, आपको इमेज क्लियर नहीं होगी उसमें, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी. तो स्नेल्स लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए. चलो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ. सपोज ध्यान देना इधर, स्नेल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, और ये क्या है? मीडियम सेपरेटर है. ये क्या है? मीडियम सेपरेटर है. यहाँ पे जो मीडियम है कुछ भी है, वाटर है, ग्लास है और एनी अदर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 बोलते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोलते हैं. ठीक है, और मान लो μ1 इज लेसर देन μ2 कंडीशन, मतलब ये रेयर मीडियम बना और ये डेंसर बना. अगर आप ये नॉर्मल खींचते हो और ये आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मानते हो आई, और ये आपका इंसिडेंट रे है, तो हमें पता है बच्चों कि जो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ इस तरह से बच्चों बेंड हो जाएगी. यस और नो, है ना? नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी एंड दिस हैज टू बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जब रेयर से डेंसर में लाइट जाएगी तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. वी ऑल अंडरस्टैंड दिस कंडीशन. अच्छा, अब अगर स्नेल्स लॉ आपको लगाना है तो आप कैसे देखोगे? अगर स्नेल्स लॉ लगाना है तो बच्चे लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है. ध्यान ये देना होता है कि लाइट किस मीडियम से कहाँ जा रही है. लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट 1 से 2 में जा रही है. तो आप क्या लिखोगे? 1 μ2. बोला था ना मैंने आपको, लाइट 1 से 2 में जा रही है, तो आप लिखोगे साइन आई. मीडियम 1 में कितना एंगल है? साइन आई. ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और इसको 1 μ2 कैसे लिखते थे? दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. पढ़ते कैसे हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. यही पढ़ते हैं इसको. तो ये बनेगा बच्चों μ1 बाय μ2. सॉरी, वेरी सॉरी, μ2 बाय μ1. ऐसे बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग. सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. हाँ, 1 के रिस्पेक्ट में हम 2 को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. 2 की एनालिसिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, तो μ2 बाय μ1 देखना. अगर लाइट सेकंड या फर्स्ट मीडियम में जा रही हो तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, μ1 बाय μ2 हो जाएगा. समझे? समझ पा रहे हो बात को? तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है रियल एंड अपरेंट डेप्थ. क्या टॉपिक है? रियल एंड अपरेंट डेप्थ. ठीक है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ. और इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्या आपने कभी पानी में पेंसिल डाली है? जब आप पेंसिल डालते हो, छोटी क्लास में दिखाते हैं आपको कि जो पेंसिल है, अगर पानी में ऐसे पेंसिल डालते हो तो पेंसिल ऐसे मुड़ी हुई नजर आती है. पेंसिल जो है ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गई है. यहाँ अपने उंगलियां डालें तो हमें लगता है हमारी उंगलियां टेढ़ी हो गई है ना? नोट करना कभी इस बात को. या हम कभी पानी में कोई मग, हमारा जब नहाते वक्त मग जो है वो नीचे बैठ जाए तो हमें मग लगता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है. ये ग्लास है कोई, ये कोई कॉली है पानी के अंदर जो डिप हो गई है, हमें लगता है कि वो सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है. ये क्लास 10th में शायद वो एक कॉइन वाला एग्जाम्पल होता है कि भाई बकेट में एक कॉइन पड़ा हुआ है तो हमें लगता है कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ऐसा हमें फील होता है. तो असल में हो क्या रहा होता है? असल में वहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से हमें एक्चुअल जजमेंट नहीं हो पाती.
रिफ्रैक्शन की वजह से हमें एक्चुअल जजमेंट नहीं हो पाती और हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लोकेशन पर नहीं है, बट वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। मतलब कि इस तरह से मान लो ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने पानी भर दिया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कॉइन ही है, बेसिकली एक कॉइन है। क्या है ये? एक कॉइन है। ओके, तो बच्चे जो बीकर है, बीकर में पानी है, पानी में कॉइन रखा हुआ है, दिस इज वाटर H2O, ठीक है। और आपको पता है जब कोई बंदा किसी चीज को देखता है तो देखने के लिए सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि कोई बॉडी से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, देन ओनली वी कैन सी दैट थिंग। यही है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर हम यहाँ पे लाइट देते हैं तो ये जो बॉडी है जिसको हमने देखना है वो बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करे। आपको मैं देख पाता हूँ बिकॉज आपकी बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो यहाँ पे ट्यूब लाइट है, इसकी जो रोशनी है तुम्हारी बॉडी पर पड़ती है और उसके बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इज कमिंग इनटू माय आई एंड ड्यू टू दैट आई एम एबल टू सी। ये कंसेप्ट है, ये क्या है? कंसेप्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर किसी चीज को आपको देखना है तो या कोई रे डायग्राम तुम्हें बनाना है तो मिनिमम कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए मिनिमम। तो एक तो रे मैं ये लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो बच्चों जो रे आपको याद होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे पानी में एंटर करती है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल इंसिडेंस। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस करती है, यानी कि सरफेस क्या है? परपेंडिकुलर है। अब तुम ये मत बोलना कि यहाँ पे एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री है, ऐसा मत बोलना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये रहा, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल अलोंग की रे ऑफ लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल के अलोंग की रे ऑफ लाइट आ रही है। इसका मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये नॉर्मल है और ये हमारे इंसिडेंट रे, तो इनके बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो जब इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो बिना डेविएट हुए चली जाएगी। नो डेविएशन टेक्स प्लेस, कोई डेविएशन यहाँ पे नहीं हो रही है। नो डेविएशन इज टेकिंग प्लेस एक्चुअली। तो लाइट सीधे पड़ी सरफेस पे और सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए सीधा चली गई पानी के अंदर। तो बच्चों ये रे ऑफ लाइट कॉइन से होगी, ऊपर गई, नंबर 1। नंबर 2, एक रे ऑफ लाइट हमने ये ले लिया, ये ले लिया, और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, रिसीव में, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरी आंख है, आई एम ऑब्जर्विंग इट। और बच्चों यहाँ पे मैंने एक बना दिया परपेंडिकुलर, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं। तो ये वाली लाइट जो कि अलॉन्ग नॉर्मल जा रही थी, सीधे निकल गई बिना डेविएशन के। और एक रे ऑफ लाइट जो है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, बोलो यस और नो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। अब यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे मुड़ेगी, वाई? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट H2O यानी डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम बोल दो μ2, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो μ1, मीडियम 2, मीडियम 1। लाइट यहाँ से वहां जा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट जो है इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स और अवे। डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसे बेंड होगी। डेंसर से रेयर में जब लाइट गई तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, अवे बेंड होगी। तो ये रे ऑफ लाइट जब बेंड होगी तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब कोई चीज दिखती कैसे है? कोई चीज दिखती तब है जब लाइट एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करती है, ठीक है, लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। मैं यहाँ पे हूँ, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द ऑब्जर्वर। तो बच्चों मुझे जो लाइट है, मुझे लगेगा कि लाइट जो है यहाँ से नहीं बल्कि लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, ये मुझे लगेगा कि पॉइंट यहाँ पे है ना, समझे बात को? क्योंकि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप देखो ये लाइट गई, ये लाइट गई, तो ये लाइट कहाँ जा रही है? ये लाइट है कहाँ जा रही है? द लाइट इज नेवर एवर गोइंग टू मीट, लाइट कभी मीट नहीं करेगी।
तो अब मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है मेरी आंखों में, ये लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, इस पॉइंट से। मैंने इस लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, समझो बात को, ये बैकवर्ड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जब दो लाइट रेज मीट कर रही होंगी, एक वर्चुअल है और एक ये रियल है, तो ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इमेज दिखाई देगा। पॉइंट यहाँ पे है बट मुझे दिखाई कहाँ देगा, यहाँ देगा। तो असल में ये जो सरफेस है पानी का, सरफेस या इंटरफेस बोल दो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट मतलब विच इज नॉट रियल, जो कि हमारी आंखों का एक इल्यूजन है, मतलब जो हमें इल्यूजन की तरह दिखता है, धोखा जिसको बोल सकते हो। अगर हम पानी निकाल दे सारा, तो ये जो पॉइंट है आपको यहीं यहाँ दिखाई देगा, असल में पॉइंट यहाँ पे है। तो हम जितनी मेजरमेंट करेंगे ना यहाँ पे, वो मेजरमेंट कहाँ से होगी, सरफेस से होगी। अब अगर आपको कोई बोले कि रियल डेप्थ यहाँ पे कुछ और 10 सेंटीमीटर है, तो पता लगाओ कि कितनी एपरेंट डेप्थ होगी। तो क्या रिलेशन है रियल और एपरेंट डेप्थ के बीच, इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। मैं डीए लिख रहा हूँ, डीए स्टैंड फॉर एपरेंट डेप्थ विच इज नॉट रियल। ठीक है, कहाँ से देखना है, सरफेस देखना है। और असल में जो ऑब्जेक्ट था हमारा कहाँ पे है, ये रहा, तो इसको बोलेंगे डी आर, रियल डेप्थ। डी आर स्टैंड फॉर द रियल डेप्थ, असली वाली क्या रहेगी। तो इसमें बड़े फेमस क्वेश्चन है, मछली और बर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, हर बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। वो भी कर देखेंगे कि मछली पानी के अंदर तैर रही है, तो मछली को बर्ड कैसा नजर आएगा, कहाँ नजर आएगा। असल में मछली ने बर्ड को कभी देखा ही नहीं, मछली बर्ड को कभी नहीं देखेगी, ठीक है। बर्ड इतना सा होता है, लेकिन मछली को बर्ड इतना बड़ा नजर आएगा, देखेंगे, समझेंगे इस बात को। ओके, तो डी ए एपरेंट डेप्थ और डी आर वाली क्या रियल डेप्थ है। तो इस यहाँ से तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि जो एपरेंट डेप्थ होगी वो हमेशा छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू डी आर। डी आर मतलब रियल डेप्थ। असली में कॉइन ज्यादा गहरे में है, लेकिन कॉइन हमें बड़ा ऊपर उठा नजर आता है। तो इसको आप बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, हम शिफ्ट बोलेंगे, इतना शिफ्ट ऊपर की तरफ, ये इसको आप शिफ्ट बोलोगे। ओके, क्लियर हो रही बात, कोई डाउट यहाँ तक, पक्की बात है। ओके, तो ये शिफ्ट हो गया। अब जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, जरा इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डी ए और डी आर के बीच में क्या रिलेशन, इसके बीच में रिलेशन में डिराइव करने जा रहा हूँ, समझो ये बात। तो बच्चों यहाँ पे जो इंटरफेस है वो कहाँ पर है, इंटरफेस ये रहा, सरफेस। ओके, डी ए डी आर हमको पता लग गया। अब अगर आप एक चीज को फील करके देखो, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके बना देता हूँ इस तरह से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट। ओके, इसको मैंने ओ बोला। ये हमारी रे ऑफ लाइट निकल गई सीधा बाहर, और एक रे ऑफ लाइट बच्चों इस तरह से, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा इसको वाइट बनाया। तो दिस इज द नॉर्मल, ओके, नॉर्मल एन, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बनाया है इस तरह ने। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर, ओके, और ऑब्जर्वर इस चीज को देख रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, और ऐसा लगता है कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं पीछे से आ रही है, और यहाँ पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी। क्लियर है, ये चल रहा है ओके। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये ए और ये पॉइंट बी, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बात समझ आती है कि लाइट जब बाहर, अंदर से बाहर जाएगी, दिस इज द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी, ये μ2 और वो वाला μ1। डेंसर मीडियम पानी है यहाँ पे, और वहाँ पे बंदा है, ऑब्जर्वर है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि हम जब किसी चीज को देख रहे होते हैं पानी के अंदर, तो वी आर द ऑब्जर्वर इन द रेयर मीडियम, और जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है। बट जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पानी के अंदर, मतलब बाहर से ही देखो।
कई बार आपको मछली वाली प्रॉब्लम देगा कि और जिसमें मछली ऑब्जर्वर होगी और मछली विल बी लुकिंग एट द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के किनारे पे कोई बंदा खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है, तो मछली को पेड़ की हाइट क्या नजर आएगी या बंदे की एक्चुअल हाइट क्या नजर आएगी। यानी कि जब हम मतलब रेरा से डेंसर में देखेंगे कहानी कुछ और होगी, अगर हम डेंसर से रेरा में देखेंगे देन द सिनेरियो विल बी डिफरेंट। अभी हम कहाँ पे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेयर में। और अगर ऑब्जर्वर डेंसर में हुआ केस पूरा उल्टा। यहाँ पे डी आर इस केस के लिए जब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, तो डियर स्टूडेंट जो डी आर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एपरेंट। इंप्रूव कर दिया हमने बात को। और अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, लाइक मछली वाला केस आता है कि मछली बाहर को देख रही है, तो मछली यानी ऑब्जर्वर हु इज इन डेंसर मीडियम, तो उसके लिए सिनेरियो बिल्कुल उल्टा, तो जो एपरेंट डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये केस हमेशा ट्रू नहीं होगा, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, तो मुझे बताओ ये एक रे बन रही है, ये रे और ये रे, इनको जरा एनालाइज करो। क्या दोनों पैरेलल है आपस में? अगर ये आई है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। अब तुम देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा? बोलो हाँ होगा, हो गया है। अब ये जो चीज तुम्हारे पास में ये क्या थी, डी एपरेंट, भाई ये इमेज का डिस्टेंस है, ये डी एपरेंट है, और ये क्या है तुम्हारे पास में, डी रियल है। डायग्राम क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ये था मीडियम 2, ये रहा मीडियम 1। लाइट हैज टू गो फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी। तो बच्चों केस नंबर 1, अगर मैं ऐसा देखता हूँ कि लाइट 2 मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर बाहर है। अब ऐसा लिखोगे बच्चों 2μ1 इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। बोलो क्लियर है? होगा ऐसा कि नहीं होगा? होएगा ना। लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। जो ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं बच्चे, क्या आपको समझ आ रहा है? लाइट सेकंड से बच्चों फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2μ1, मतलब कि इसको μ1 बाय μ2 लिखनी, एंड इट हैज टू बी sin i बाय sin r। ये बनेगा sin i बाय sin r। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमें निकालना है यहाँ पे sin i की वैल्यू, हमें क्या निकालना है, sin i की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों sin i का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल का बड़े वाला ट्रायंगल OAB, ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों sin i की वैल्यू फ्रॉम ट्रायंगल OAB, ये रहा ट्रायंगल, ये इस तरह से, ये रहा I है ना, ये I है तुम्हारे पास में, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। निकालो sin i की वैल्यू क्या होगा, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर क्या होगा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी OB, ये बनेगी। और यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये I, ये एंगल R, क्यों भाई, ये एंगल R है इन ट्रायंगल IAB, ये छोटे वाला ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होगा, sin R की वैल्यू निकालो, sin R हैज टू बी इक्वल टू AB डिवाइड बाय IB। बोलो क्लियर है? ठीक, अब क्या करेंगे, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ sin I and sin R, put above values in 1 and we get, बेटा 1 में आप पुट करो तो you will get μ1 by μ2 equals to
साइन आई इज ए बी डिवाइड बाय आई बी बट ओ बी अपॉन ए बी डिवाइड बाय आई बी। बेटा ए बी कैंसिल और बनेगा तुम्हारे पास आई बी डिवाइड बाय ओ बी। चेक करो, ठीक है, ये बनेगा। जो μ1 बच्चे एयर है, μ1 कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, सबको पता है। तो ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ μ2 बाय μ1 इक्वल्स टू OB डिवाइड बाय IB। रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने, रेसिप्रोकेट। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बताऊँगा, घबराना नहीं। अगर घबरा गए, डर गए तो फिर इसमें सीख पाओगे। देखो क्या है, यार सो ही जा रहा है, कितनी देर से सो रहे हो? पढ़ाना शुरू करो तो नींद आती है, बकवास तुमसे इतनी मर्जी करो, बकवास करो तो तुम लोग फिर जैसे ठीक। तो μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू OB बाय IB आ गया, ये वैल्यू बनेगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब हम हमारी आंखों का साइज कितना होता है ये बताओ? हमारी आंखें बच्चे बहुत छोटी है, ठीक है, और अगर हम पानी के अंदर किसी चीज को देख रहे हैं तो उसका साइज जो है जनरली बड़ा होगा, उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर ये जो दो रेज आप देख रहे हो, ये रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2, असल में ये जो रे आ रही है, ये जो रे आ रही है, ये रे बच्चे बहुत क्लोज है। These two rays are ray number 1 and ray number 2. These rays are very close to each other. Rays are almost paraxial. ज़्यादा है paraxial rays वाला concept. The rays are almost paraxial, parallel. क्योंकि हमारी आंखें बहुत छोटी हैं, जो ऑब्जेक्ट जो रेज आ रही है, the rays will be almost parallel. मतलब कि अगर ये नॉर्मल देखो, आप एनालाइज करो, जो नॉर्मल यहाँ बन रहा है, कि नॉर्मल के साथ में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा नहीं होगा? बहुत छोटा होगा। और अगर जितना ही, क्योंकि आइज हमारी बहुत छोटी है यहाँ पे, तो जो रेज आ रही होगी, द रेज विल बी ऑलमोस्ट व्हाट? पैरेलल। द रेज विल बी, ये हमारी आई है बच्चों, जो रेज होगी दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, जो हमारी आई आ रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो करीब करीब 0 के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, 0.2 डिग्री होगा, बट होगा बहुत छोटा, होगा बहुत छोटा। द एंगल इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। रेज आर ऑलमोस्ट पैरेक्सियल, देयरफॉर थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एंगल बहुत छोटा होगा, समझ पा रहे हो? अगर एंगल स्मॉल होगा तो ये जो पॉइंट बी है, क्या ये पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज होगा? ये जो रे ऑफ लाइट थी जो नॉर्मल जा रही सीधा, अब अगर ये एंगल छोटा होगा, देखो ये एंगल यहाँ कितना बड़ा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बड़ा है। अगर मैं ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे ले लूं, फील करो इस बात को, अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया। अगर मैं रे ऑफ लाइट यहाँ ले लूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और छोटा हो गया। अगर मैं रे ऑफ लाइट यहाँ ले लूं, यहाँ पे, असल में होता है ये, द रेज आर वेरी पैरेक्सियल, आई मीन द रेज आर वेरी पैरेक्सियल, रेज आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि आई हैज टू बी वेरी स्मॉल। अगर आई स्मॉल होगा देन ए एंड बी, असल में जो ए और बी पॉइंट होगा बच्चों, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब दे आर वेरी क्लोज, समझाने के लिए मैंने डायग्राम प्लॉट बनाया है। असल में ए और बी पॉइंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पता लग रहा है? फील आ रहा है इस बात का? एंगल आई विल बी वेरी स्मॉल, एंगल छोटा, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल तभी छोटा होगा अगर ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट बहुत
क्लोज हो। अगर पॉइंट बहुत दूर है इसका मतलब एंगल वेरी लार्ज, तो एंगल छोटा बनेगा क्योंकि हमारी आई छोटी है। समझ पा रहे हो आपको? तो एंगल छोटा मतलब कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। देखो इस बात को कि रेज आर ऑलमोस्ट डायरेक्शनल, देयरफॉर एंगल आई विल बी वेरी स्मॉल। सो पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पॉइंट बच्चों बहुत क्लोज हो गए, इसका मतलब यह हुआ अगर बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज हो गया, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरे पास में डिस्टेंस आई बी होगा, तो डिस्टेंस आई बी होगा वो ए आई के बराबर ऑलमोस्ट हो जाएगा। एंड जो डिस्टेंस ओ बी था वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा ओ ए के। देखो अगर ये पॉइंट बहुत पास में आ गया, यहाँ कहीं पे आ गया, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस ओ बी है, क्या ये डिस्टेंस ओ बी आई ए के बराबर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ये वाला डिस्टेंस अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो बच्चे ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, मतलब ये दोनों सेम हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, कंडीशन है। देयरफॉर राइट टू इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लो, फिर इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं 2 कैन बी रीरिटन एज, हम इक्वेशन नंबर 2 को बच्चे लिख सकते हैं μ2 जो होगा हमारे पास में एज इट इज अपॉन μ1 इक्वल्स टू OB। OB को हम लिखेंगे OA, OB लिखा गया OA, और IB जो है हमारा हो जाएगा IA। याद करो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा I था, ये पॉइंट था A, और ये सरफेस था, और यहाँ पे ये O था। मैंने क्या बताया था, ये जो डिस्टेंस है OA ये होगा रियल डेप्थ, और ये जो AI है ये हमारे पास में है एपरेंट डेप्थ। तो बच्चों बना क्या बेसिकली μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू व्हाट, रियल डेप्थ अपॉन ये बना एपरेंट डेप्थ। ये बना तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। इसमें ध्यान ये रखना होगा बच्चे कि अगर बहुत क्लियर कट है बेटा, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है, μ2 ग्रेटर देन μ1 है, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, ये वाला केस, देन आपको पता लग रहा होगा μ2 divided by μ1, it has to be greater than 1, therefore dr has to be greater than dv। क्लियर बनेगा ऐसा, बनेगा ऐसा। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है ये पता नहीं लगता। देखो मैं ये कह रहा हूँ यार, जो हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 1 क्या था हमारा, रेयर मीडियम था, मतलब बाहर की तरफ यहाँ मीडियम था, रेयर मीडियम μ1, अब μ2 हमारा डेंसर मीडियम है, और हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेयर मीडियम में। ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में है तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो उस केस में जो बंदा रेयर मीडियम में है उसको एपरेंट डेप्थ कम नजर आएगी, यानी dr ग्रेटर देन dA या dA लेस देन dr, एपरेंट डेप्थ छोटी होगी, कम होगी। अब एपरेंट डेप्थ जरूर नहीं कि हमेशा छोटी रहेगी। मान लो ऑब्जर्वर पानी में, केस नंबर 2, इफ ऑब्जर्वर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे इसलिए, इफ ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, बच्चों ऑब्जर्वर कहाँ हो गया, अभी डेंसर मीडियम हो गया। देखो इस तरह से
तो ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ये इस तरह से मैं बताता हूँ आपको। ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और तुम यहां पर हो, ठीक है, तुम यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, ओके। तो ऑब्जर्वर वहां पे है। अब आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां आनी चाहिए, रेयर से डेंसर में। मैं डायग्राम बना के तुम्हें समझा रहा हूं, ये म्यू2 और वो वाला म्यू1। अभी ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में। ऑब्जर्वर मतलब मछली मान लो, पानी की तरह, पानी के अंदर रहने वाली, ओके। अच्छा, तो ये रे ऑफ लाइट सीधा गई आपकी, सीधा स्ट्रेट, ठीक। एक रे ऑफ लाइट आप ये मान लो, ये सिनेरियो उल्टा हो गया। पहले रे ऑफ लाइट पानी से एयर में जा रही थी, अब एयर से पानी में आ रही है। अब यहाँ पे डाउन बनाओ, ठीक, इस तरह से। अब रे ऑफ लाइट जो होगी जब वो पानी की तरफ बेंड होगी, आई मीन नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लो करा दो बेंड। अब जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, उसको लगेगी ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ से ये इमेज बनेगी, समझे। तो अब हमने रियल डेप्थ कौन सी देखनी है, तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये सरफेस है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ लेते हैं तो हम सरफेस से प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये बनेगा हमारे पास ये अपरेंट, सॉरी रियल डेप्थ dr, और ये बनेगा बच्चों तुम्हारे पास में अपरेंट डेप्थ विच इज क्वाइट ग्रेटर देन रियल डेप्थ। दिख रहा है? अब लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट अब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। और लग रहा है पता है ये तोते की तरह ऊपर से उड़ रहा है, हैं? मेरी गलती नहीं है यार, एक्चुअली में गलती मेरी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या है, एक होता है अपरेंट ऑब्जेक्ट, अपरेंट इमेज होती है, अपरेंट इमेज यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है बेसिकली, ठीक है। असल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट जो है बंदे को या मछली को यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखाई देगा। इस बंदे को लग रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ कहीं से। यार इतना तो पता है ना, रे ऑफ लाइट सीधे चलती है स्ट्रेट। अगर यहाँ पे डेंसर मीडियम आ गया, मान लो ये स्लैब आ गई डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, द रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट, रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट। लेकिन अगर यही रे ऑफ लाइट इस तरह से होती, ऐसे आ रही होती, तो ये रे ऑफ लाइट मुझे जो है जाना इसको ये था, जाना इसको ये था, लेकिन ये चली इस तरह से गई, मुड़ गई। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है। हाँ वो भी बताऊंगा मैं आपको, उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आती है टर्म, वो भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। चलिए तो समझ लो, पता लगे हम लोग, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले में था लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम में गई थी, अब यहाँ पे लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गई। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे μ1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, μ1 by μ2 इज इक्वल टू dr by dA, ये फॉर्मूला बनेगा।
और इसका फॉर्मूला क्या बना था, ये बना था μ2 बाय μ1, याद आ रहा है? ये तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि ये फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, इसका मतलब ये बना यहाँ पे μ1 इज लेसर देन μ2, तो आप देखोगे μ1 बाय μ2 इज लेसर देन 1। यार μ1 हमारा क्या है, ये μ1 है ना, ऊपर वाला μ1 है, इसका रिफ्लेक्टिवनेस कम है, तो बच्चों देयरफॉर मैं ऐसा लिखता हूं dr बाय dA हैज टू बी लेसर देन 1, इसका मतलब dr इज लेसर देन dA, तो आपकी डेप्थ ज्यादा हो गई। तो ये डिपेंड करने वाला है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, डेंसर मीडियम से देख रहा है, सिनेरियो कुछ और है, रेयर मीडियम से देख रहा है, जनरल सिनेरियो इज डिफरेंट। तुम्हारे सामने दोनों केसेस है। अब चलो नंबर की करो तुम्हें, बहुत बातें होती है बेकार की तरह। रट के फॉर्मूला याद कर लो। अगर ऑब्जर्वर, फिर से बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें समझ आना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है बच्चे, एक आपके पास में एक क्यूबिकल ग्लास है। क्या है? क्यूबिकल ग्लास है। सब लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो देखी होगी स्कूल के अंदर। मैं आपको बोलता हूँ कि एक क्यूब है, क्यूबिकल ग्लास है, या ये सिंपली ग्लास क्यूब है, ऐसा बोल दो, ठीक है? क्या है? एक आपको मैं ग्लास क्यूब दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज ए ग्लास क्यूब, दिस इज ए ग्लास क्यूब। ओके, ये ग्लास क्यूब है बच्चों, 3D में। इन 3D ग्लास क्यूब ऐसा दिखाई देगा। ग्लास क्यूब की बच्चों जो एज है, एज लेंथ, द एज लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब ग्लास क्यूब जो है, अगर इसी को मैं 2D में बताऊं, 2D में बच्चों ऐसा दिखाई देगा, ऐसे एक फेस कैसा नजर आएगा? स्क्वायर फेस नजर आएगा इन 2D, इन 2D। इसका 2D में ये बनने वाला है, समझते हो इस बात को? यार 2D ही बनेगा, एक फेस कैसा? स्क्वायर फेस ही होगा। तो जो एज लेंथ है इसकी वो कितनी है? एज लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ग्लास के ना अंदर एक एयर का बबल रह गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एयर का एक छोटा बबल रह गया। मैंने तो ये पूछा नहीं कितना बड़ा बबल है, यहां पे एक बबल रह गया। ओके, जब हम उसको फर्स्ट फेज, ये हमारा फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज, और ये वाला है सेकंड फेज। जब हम उसको फर्स्ट फेज से देखते हैं, when seen from first phase, then bubble appears at 6 centimeter from the upper phase, ठीक है? And when seen from bottom, then it appears at 4 centimeter from surface, ठीक है? From surface क्या करना है आपको? Find real depth of bubble and refractive index of glass। ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया?
क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब है, ग्लास क्यूब है, जिसका एज लेंथ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 2D इमेज इसका मैंने बना के दे दिया आपको, बीच में एक बबल है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, फर्स्ट फेस से ऊपर, टॉप फेस, तब वो आपको 6 सेंटीमीटर की हाइट में नजर आता है, ठीक है। एंड अगर हम इसको बॉटम से देखते हैं तो बच्चों कहाँ नजर आता है, वो 4 सेंटीमीटर की हाइट में नजर आता है फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस। तो पता लगाओ कि उसकी रियल डेप्थ क्या होगी फ्रॉम ईच फेस। व्हाट इज द रियल डेप्थ फ्रॉम द ईच फेस, नंबर 1। नंबर 2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको बेसिकली, तीसरा क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा, तुम लोग करो। ओके चलो इसको करते हैं। तो बच्चे वेरी फर्स्ट केस, अगर आप ग्लास को टॉप से देखते हो, यहाँ से तुम लोग देख रहे हो इसको, ओके, तो तुम्हें कहाँ दिखाई देगा ये? बेसिकली ये तुम्हें नजर आएगा 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर फेस, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे अज्यूम करो कि मान लो ये x डिस्टेंस की ऊंचाई पे है, मतलब ये जो डॉट है ये अपर सरफेस से कितना है, ऊपर x है, ठीक है, x सेंटीमीटर। ये बची हुई कितनी होगी, 15 माइनस x बनेगी, बिकॉज h की लेंथ कितनी है, 15 है, हमें दे रखी है। तो यार फ्रॉम फर्स्ट फेस, can you tell me what is going to be the real depth, x centimeter, and from second phase the real depth is going to be dr dash ले लो इसको 15 minus x सेंटीमीटर। यार समझे, अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे रियल डेप्थ क्या मैंने मान ली, x मान ली, ये तो मुझे अपीयर हो रहा है, appears to be, not actually at 6 centimeter, appears to be, appears मतलब apparent दिया हुआ है आपको क्या दे रखा है, apparent दे रखा है। तो हमें फर्स्ट फेज से अगर हम देखते हैं, ये लो फर्स्ट फेज, ये फर्स्ट फेज है बच्चों। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें जो apparent डेप्थ दिखाई देती है बबल की, वो DA क्या दिखाई देती है बच्चों, 6 सेंटीमीटर दिखाई देती है, यानी DA हमारे पास में है 6 सेंटीमीटर, समझो बात। और अगर हम यहाँ से देखते हैं बॉटम से, अगर हम यहाँ से देखते हैं बॉटम से, तो हमें कहाँ दिखाई देती है, 4 सेंटीमीटर पे दिखाई देती है बबल। बॉटम से देखने पे 4 सेंटीमीटर, ऊपर देखने पे 6 सेंटीमीटर पे दिखाई देती है। तो रियल क्या होगी, तो रियल निकालते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, और यहाँ पे क्या है, बाहर हवा होगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1। तो यार जब भी यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही होगी ना, तो लाइट हैज टू गो फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, एयर टू ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 तो मालूम है, 1 होता है, सबको पता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 नहीं पता, वो निकालना है, वो निकालना है। हो गया, चलो लगाओ। पहला केस है ऊपर से देख रहे हो, तो आप लगाओगे बेटा 1 μ2, करोगे सॉल्व। 1 μ2 is to be equal to RD by AD अपरेंडर। ये बता दो मैंने आपको, अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेयर मीडियम में, तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, μ2 by μ1 इक्वल टू RD by AD। यही था ना मामला, लगा है। अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो फॉर्मूला क्या कहता है, μ2 by μ1, और μ2 क्या है, μ2 इज दी जहां से लाइट जा रही है, वेरी गुड, जहां से लाइट जा रही है, ओके। हम देखेंगे यहाँ पे ना, तो लाइट अंदर से बाहर जा रही है, ठीक है, लग रहा है, फोकल लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे पास में बनेगा, μ2 की वैल्यू कितनी आती है, μ2 इज नॉट नोन, μ2 by μ1 इज 1, और RD कितना है, रियल डेप्थ इज हाउ मच, नॉट नोन,
इसको डी आर लिख लो और ई डी कितना है 6 सेंटीमीटर है। म्यू कितना है 3/2 होना चाहिए। और दूसरा जो है जब यहाँ से देखोगे बेटा तो यहाँ से क्या कर रहा है और जो दूसरे फेस से देखोगे तो दूसरे फेस में क्या होगा μ2 by μ1 इक्वल्स टू डी आर डैश यहाँ के लिए यहाँ जाओ डी ए डैश कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है तो डी आर डैश बाय डी ए डैश विल बी इक्वल टू μ2 by μ1 है ना। यही बनेगा μ2 क्या है हमारा ग्लास। ओके तो डी आर इज गिवन नॉट गिवन डी आर हैज टू बी व्हाट यहाँ पे डी आर कितना x था ना और यहाँ पे कितना डी आर इज इक्वल टू डी आर डैश 15 माइनस x डिवाइड बाय डी ए कितना होगा डी ए 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू μ2 नॉट नोन अपॉन μ1 कितना है 1। ये इक्वेशन नंबर 1 और वो इक्वेशन नंबर 2 1 एंड 2 को सेम देखो μ2 by 1 वहां μ2 by 1 तो फ्रॉम 1 and 2 we can clearly see x by 6 equal to 15 minus x by 4 ये 4x हो गया। ठीक है और वो कितना हो गया 90 minus 6x कितना हो गया 10 हो गया बेटा 10x equal to 90 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर यानी ये कितना हो गया x की वैल्यू यहाँ पे ये रहा x ये x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर और 15 minus 9 कितना हो गया ये हो गया 6 ये 6 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन खत्म। ठीक है क्वेश्चन खत्म हो गया एंड देन वो कहता है कि भाई फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आप कोई सी भी क्वेश्चन उठा लो अगर मैं इसको उठाता हूँ बच्चे यहाँ पे तो 15 माइनस एक्स कितना हो गया 15 माइनस 6 by 4 इक्वल टू μ2 by μ1 तो कितना हो गया 15 माइनस 6 इज 9 ठीक है कितना होगा 3 by 2 इसका मतलब μ2 इज इक्वल टू 3 by 2 3 by 2 का मतलब 1.5 और जो ग्लास होता है ना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 ही होता है ये आपको पता होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इरेज करो। ओके अच्छा अब एक मछली वाला क्वेश्चन देखते हैं। यस यहाँ पानी है बच्चे पानी H2O और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 वाटर का। ओके क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ऑलराइट अब यहां पे एक बर्ड है बच्चे क्या है एक बर्ड है। ओके ये बर्ड है जो कि मान लो 30 सेंटीमीटर की हाइट पे है। ओके कितनी हाइट पे है 30 सेंटीमीटर की हाइट पे है फ्रॉम सरफेस। ओके और यहाँ पे एक मछली है। ओके इस तरह से मछली होती है। ओके जो कि असल में कितनी डेप्थ पे है द रियल डेप्थ ऑफ द मछली और फिश इज से
20 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ ऑफ द फिश इज 20 सेंटीमीटर और बर्ड यहाँ पे, तो फाइंड द apparent depth of fish as seen by bird. Okay, find apparent depth of the fish as seen by bird. यानी बर्ड देख रहा है, यहाँ पे एयर है, ओके, यानी ये अपना ऑब्जर्वर है, कंसेप्ट समझो, ऑब्जर्वर वो है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, पानी में तैर रही है। चलो फाइंड मीडियम 1, मीडियम नंबर 2। चलो बेटा यहाँ पे लाइट जो है वो पानी से बर्ड की तरफ जाएगी, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी वो पहले वाला केस है, पहले वाला केस है, मतलब कि यहाँ पे लाइट यहाँ से वहां जा रही है ना, इस तरह से। ओके, एक रे ऑफ लाइट है बेटा, ये जाएगी सीधा, ये रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ पे इस तरह से। ओके, मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ से मुझे लाइट की सीधे गई एक, ओके, और जो एक रे ऑफ लाइट होगी वो कैसे जाएगी? एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले लो, इस तरह से, ओके, या ऐसे ले लो जैसे मर्जी मानी, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से, ओके, ये नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल मान लो। अब तुमको बताइए जो रे ऑफ लाइट होगी हैज टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, इस तरह से रे ऑफ लाइट बेंड होगी, और बर्ड यहाँ पे इज अ बर्ड, ओके, एट पर्टिकुलर हाइट 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इतना दिखने वाली है ये मछली है, ओके, तो ये डेप्थ निकालनी है, डीए कितनी होगा ये निकालनी है, ओके। यार आसान क्वेश्चन है, μ1 = 1 एयर के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, क्या फॉर्मूला होता है, μ2 by μ1 = what, dr/da, यही फॉर्मूला बताया आपको, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो μ2 कितना 4/3 और μ1 कितना 1 और dr कितना है, dr इज 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय डी अपरेंट कितना हो गया, इट इम्प्लाइज 4/3 = 20 बाय, कहाँ पे सर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एक मिनट, जो मैंने आपको पहला केस कराया था उसमें क्या करा था मैंने आपको, पहला केस था बच्चे जो कॉइन वाला था, उसमें मैंने आपको बताया कि लाइट डेंसर से उसमें जा रही है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था उसमें, अभी आज प्रीवियस डायग्राम में जाऊंगा फिर तो सारा काम का होगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड से फर्स्ट मीडियम में लाइट गई थी और मैंने बताया μ1/μ2 लिखा, याद आ रहा है, ये लिखा था ना। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने रेसिप्रोकेट किया था, याद आ रहा है, मैंने क्या किया था, रेसिप्रोकेट किया था। और जब रेसिप्रोकेट किया मैंने,
तो म्यू2 बाय म्यू1 की वैल्यू क्या है? डीए बाय डीआर बाय, क्या डेरिवेशन क्लियर हुई? डेरिवेशन के बेस पे चल रहे हैं। असल में ये जो आने वाला है ये आएगा डीए बाय डीआर होगा। फिर मैंने आपको जो डेरिवेशन कराई बच्चे वहां पे, तो ये म्यू2 बाय म्यू1 इक्वल टू डीआर बाय डीए था। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकती है? मैं अभी डेरिवेशन करा के आया हूँ, अभी कंफ्यूजन है, बता दो। ओके चलो एनीवे, तो बच्चे यहाँ पे जो डीए होगा अपना, डीए क्या बनेगा? ये 60/4 बना, ये बनेगा तुम्हारे पास में 1 और ये 15 बन गया, 15 सेंटीमीटर, यानी डीए इज इक्वल टू व्हाट? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब तो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला? फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, एज सीन बाय द बर्ड, यानी कि बर्ड को, फिश को, जो बर्ड है, बर्ड को फिश कहाँ पे नजर आएगी? उसको फिश यहाँ पे नजर आएगी। तो हमने जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किया है वो यहाँ से सॉल्व किया है, सरफेस से, सरफेस से कितनी गहराई पे है? 15 सेंटीमीटर पे। लेकिन जो हमारा बर्ड है वो यहाँ पे उड़ रहा है, कितने ऊपर उड़ रहा है? 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो बर्ड को एक्चुअल में कितनी डेप्थ पे दिखाई देगी? वो कितना नीचे दिखाई देगी? 30 प्लस फॉर बर्ड जो एक्चुअल डेप्थ बनेगी बच्चे, वो क्या बनेगी? 30 प्लस 15 यानी 45 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है वो तो सरफेस से आया ना, नहीं समझ में आया? 15 सेंटीमीटर सरफेस से आया ना, जो फॉर्मूले बनाए हमने वो सरफेस से बनाए हैं। और बर्ड तो हवा में पहले ही है 30 सेंटीमीटर ऊपर, तो बर्ड को 30 प्लस 15 सेंटीमीटर की गैप पे नजर आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अब सपोज करो बर्ड जहां है वहीं है, ठीक है, बर्ड जहां पर है वहीं पे है। अब तुम बताओ, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। उल्टा कर दिया मैंने, यानी अब तुम्हें पता लगाना है कि जो फिश है उसको बर्ड कहां दिखाई देगा। इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया। देखो बड़े अच्छे सवाल है यार ये फिश वाले, ऐसी वरना बोलो उसमें बहुत सारे सवाल बने ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिश है हमारी, ओके, इस तरह से, ओके, ये इसकी डेप्थ है, चलो डेप्थ मान लो 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर की हाइट पे कौन उड़ रहा है? बर्ड उड़ रहा है, ये बर्ड है, ओके। अब तुम्हें पता लगाना है एपरेंट डेप्थ, या एपरेंट डेप्थ की जगह पे मैं बोल देता हूँ आपको एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। हाइट बोल देना, चीज वही है, सोच नहीं है, ओके। अब आपको क्या करना है? आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने बताया था। अब जो ऑब्जर्वर है वो है ये फिश। अब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में चले गया, ऑब्जर्वर कहाँ गया? डेंसर मीडियम में गया, ठीक है। ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। जो फॉर्मूला बताया था बच्चों किसके लिए था? व्हेन ऑब्जर्वर was in rarer medium, और दूसरा गुना बनाता मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम होगा देन द फॉर्मूला विल बी mu1 by mu2 equals to dr by dA। जैसे मर्जी देखो, 200 by
चलो तुम्हें समझ में आ गया, दैट्स इट। ओके, तो बस ये था क्वेश्चन आज के लिए। 3 क्वेश्चन आपको मैंने कराए, बाकी असाइनमेंट में क्वेश्चन चलेंगे आपको, उनको कवर करना। और कोई डाउट होगा तो बच्चे पूछना, व्हाट्सएप पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और आज के लिए क्लास बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।